वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स के आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे इजराइल की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन एंड इसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्शन है ये बहुत पुराना है और बड़ा ही फेमस है। तो देखते हैं पहले इजराइल कहाँ पे है। ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो बॉर्डर है, ये जो है ये है इजराइल। तो फिलिस्तीन कहाँ पे है? फिलिस्तीन टू पार्ट में है, गाजा स्ट्रिप ये वाला और वेस्ट बैंक ये वाला एरिया, ये फिलिस्तीन है टू पार्ट में। अभी रिसेंटली गाजा में जो हमास और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्शन चल रहा है। तो इसराइल की जो लोकेशन है इसके अगर हम देखें तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड में ये मेडिटेरियन सी आता है, नॉर्थ में है लेबनान, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में हम कह सकते हैं ये है सीरिया। तो सीरिया के साथ जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसराइल की, ये है गैलोन हाइट। 6 डेज वार बड़ा ही फेमस है, आपने सुना होगा। ये 1967 में इसराइल और अपने नेबरों के साथ जो है वार हुआ था। इसराइल अकेला ही इन सभी के साथ लड़ा था और सभी से कुछ ना कुछ इसने टेरिटरी जो है एक्वायर कर ली थी। उनमें से एक है गैलोन हाइट्स, जो इसराइल ने सीरिया से एक्वायर कर ली थी वार में। ये गैलोन हाइट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। यह सी ऑफ गैलीली, ये इसराइल में आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक रिवर बहती है, जॉर्डन रिवर, नॉर्थ टू साउथ, और ये है डेड सी। डेड सी में आके मिलती है वो। ये वेस्ट बैंक है, यानी कि इसराइल, फिलहाल इसराइल है ये। इसका नाम पड़ा है वेस्ट क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है। डेड सी दुनिया की सबसे ज़्यादा साल्टी बॉडी है, डेंसिटी बहुत हाई है, इसमें कोई भी डूबता नहीं है। स्विमिंग करने की इच्छा तो आप इसमें जा सकते हो स्विमिंग सीखने, क्योंकि जिसको स्विमिंग नहीं आती वो भी डूबेगा नहीं इसमें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे रेड सी आता है और यहाँ पे फिर पेनिनसुला है, क्योंकि इसके टू साइड ये वाटर बॉडी है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज और यहाँ पे है ये वाली गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पे एक इसराइल का पोर्ट है जो गल्फ ऑफ अकाबा में इसको एसेस देता है इसराइल को। यहाँ पे यह है इलाइट 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 और ये है अकाबा पोर्ट जो है जॉर्डन का अकाबा। तो जॉर्डन और इसराइल दोनों की ही गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी में एसेस हो जाती है। यहाँ पे आती है स्टेट ऑफ तिरान, जो गल्फ ऑफ अकाबा को रेड सी से जोड़ती है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं इसराइल की जो एसेस है वो मेडिटेरियन सी में भी है और रेड सी में भी है। इसराइल की पोर्ट है यहाँ पे इलायत, और इसके थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा। तो स्टेट आती है फिर स्टेट ऑफ तिरान के थ्रू, स्टेट ऑफ तिरान जो कि गल्फ ऑफ अकाबा को रेड सी से जोड़ती है। तो रेड सी के थ्रू हम देखते हैं कि इसराइल की जो है एसेस यहाँ से सीधी इंडियन ओशन की तरफ भी जाती है। तो सिनाई पेनिनसुला है यहाँ के, इसके जो वेस्टर्न ये जो वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं। 1859 से लेके 1869 तक 10 साल लगे थे इस सुएज कैनल को बनाने में। 193 किलोमीटर लंबी ये कैनल है। यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज में जो इसकी पोर्ट सुएज है, और मेडिटेरियन सी में यहाँ पे इसके माउथ पे पोर्ट सैयद है। बीच में यह है ग्रेट बीटर लेक इस कैनल के। तो सुएज कैनल से पहले अगर मुंबई से लंदन जाना हो ट्रेड के लिए तो शिप को जाना पड़ता था, पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके कैप ऑफ गुड होप के थ्रू। बहुत ज़्यादा दिन लगते थे। सुएज कैनल के बन जाने के बाद लगभग 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गई है, और 20 से 25 दिन अप्रोक्सीमेटली कम हो गए हैं शिप को मुंबई से लंदन जाने में। तो ये है इंपॉर्टेंस इसकी सुएज कैनल की। और दुनिया का लगभग 12% जो ट्रेड है वो सुएज कैनल के थ्रू होके जाता है। ये सुनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है। अभी आते हैं हम, अभी जो रिसेंटली इसराइल और हमास के बीच जो गाजा में कन्फ्लिक्शन चल रहा है, वार चल रहा है, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स के पीछे, मतलब इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स है। अभी हमने इसराइल की लोकेशन देख ली, इसकी सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज देख ली,
है ना, रेड सी से गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा, स्वेज कैनल, ये सब देख लिया हमने। अब जो जियोपॉलिटिक्स है, इजराइल का हमास के साथ जो वार है गाजा स्ट्रिप में, अभी इंडिया में जो G20 की सक्सेस हुई थी उसमें अनाउंस किया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। वो था मुंबई से UAE और सऊदी अरबिया के थ्रू वो जा रहा था यहाँ से, मतलब इजराइल का एक बड़ा ही फेमस पोर्ट है हाफिया, नाम सुना होगा डेफिनेटली आपने हाफिया। इससे ग्रीस को और फिर कनेक्ट कर रहा था यूरोप को। यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए ये बनाया गया था IMEC। ऐसा नहीं कि कनेक्ट था, कनेक्ट तो पहले भी था, कनेक्ट तो यहाँ स्वेज कैनल के थ्रू कनेक्टिविटी तो पहले से भी है, बट ये और ज़्यादा सी रेल रोड है ना तो के थ्रू बनाया गया था। और इसमें और भी कुछ था ट्रेड के अलावा, यानी कि अंडर वाटर केबल्स और पाइपलाइंस हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए भी था, ये के लिए भी अनाउंस किया गया है। सबसे ज़्यादा जो काउंटर करेगा ये करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ये काउंटर करने के लिए भी ये बनाया गया है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है इंडिया से ही जो कनेक्ट करता है यूरोप को, बट दूसरा रूट है वो, यानी कि सेंट्रल एशियन एंड रशिया के थ्रू, वो है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये हमारे मुंबई से और चाबहार पोर्ट के थ्रू होते हुए फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू मॉस्को में जाता है। तो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्शन चल रहा है इजराइल एंड हमास के बीच गाजा में, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि रशिया ने करवाया है, क्योंकि INSTC को झटका लगा IMEC के अनाउंस करने से। तो रशिया नहीं चाहता कि IMEC बने, बट मैं कहूँगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज़्यादा सेटबैक लगा है IMEC से बजाय INSTC, क्योंकि INSTC देखा जाए तो वो रहेगा रिलेवेंट फिर भी, क्योंकि स्वेज कैनल के थ्रू मुंबई से मॉस्को जाने में ज़्यादा टाइम लगता है और चाबहार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू मॉस्को जाने में बहुत कम टाइम लगता है कंपेयर टू ये वाला जो रूट है स्वेज कैनल वाला। तो मुंबई से अगर इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री से ट्रेड करना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, तो हमें पाकिस्तान को बाईपास करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें भारी वही इकोनॉमिक बर्डन तो आता ही है। तो हम ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्री में जाएंगे, फिर मॉस्को में जाएंगे और फिर यूरोप के लिए भी कनेक्टिविटी है, तो वो रूट फिर भी रिलेवेंट रहेगा इंडिया का और ईरान का, फिर सेंट्रल एशियन से ट्रेड, रशिया के साथ ट्रेड के लिए। बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेफिनेटली झटका लगेगा। अब अगर रिसेंट इंटरनेशनल रिलेशन हम समझें, USA के रशिया से तो चलो कभी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कभी बने ही नहीं है, बट ईरान पे भी सैंक्शन लगा रखे हैं और ईरान की रशिया से बनती है, अब चाइना से भी बनती है। और हमास जो टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है उसको सपोर्ट करने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि इक्वेशन ये बनती है कि ये ऐसा हो सकता है कि रशिया ने ईरान को कह के हमास को बोला हो इसराइल को प्रोवोक करने के लिए, ताकि ये जो रीजन है पूरा इसराइल वाला ये बन जाए डिस्प्यूटेड मतलब वार जोन में चला जाए, यानी कि कन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी बन जाए, और वो भी लंबे समय के लिए, ताकि जो IMEC है वो जा रहा है हाफिया पोर्ट से। अब अगर इसराइल वार में होगा अपने नेबर्स के साथ तो हाफिया पोर्ट तो डिवेलप हो नहीं पाएगा। तो हाफिया पोर्ट अगर कन्फ्लिक्शन में है, वार जोन में है, तो इसका मतलब IMEC फिर चला गया ठंडे बस्ते में। तो ये इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स बताई जा रही है और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ईरान के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हैं, USA के साथ बहुत ख़राब हैं। तो रशिया के कहने से हो सकता है, और ईरान हमास ग्रुप को सपोर्ट करता है ऐसा कहा जाता है ना। तो ये एक वजह हो सकती है कि सडनली हमास ग्रुप ने रॉकेट लॉन्चर बहुत ज़्यादा सडनली इसराइल पे फायर कर दिया, और इसराइल ने भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया है। बट हाउएवर रीजन कुछ भी हो, बट इसराइल ने जो रिटेलिएट किया है, इसराइल के इरादे बिल्कुल क्लियर ये लग रहे हैं। नॉर्थन गाजा तो ले चुका है, तो इसराइल चाहेगा कि हम पूरी गाजा स्ट्रिप को ही यहाँ से
एक्वायर कर लूँ, हमास को फिनिश कर दूँ और ये फ्रंट हमेशा के लिए मैं क्लोज कर दूं, ताकि मुझे यहाँ भी लड़ना पड़ता है, कई बार वेस्ट बैंक साइड में भी लड़ना पड़ता है। और बाकी सारे जैसे कि हमने डिस्कस किया, गैलोन हाइट सीरिया के साथ डिस्प्यूटेड रीजन है, लेबनान के साथ भी मैरीटाइम बॉर्डर, ये जो है मैरीटाइम वाली बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्यूटेड रहता है, जॉर्डन के साथ ये वेस्ट बैंक वाला इशू है। तो चारों तरफ ये मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये वाला फ्रंट ये क्लोज करना चाहेगा कि मैं गाजा स्ट्रिप को परमानेंटली एक्वायर कर लूँ और हमास को फिनिश कर दूँ, बट इसके लिए ये वार लंबा चल सकता है। तो लेट्स सी, जियोपॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी की तरह विद इन हावर यहाँ पे चेंज होता है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ जियोपॉलिटिक्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।